हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। श्रद्धा कभी कभी आकांक्षा के घर पढ़ने जाती थी और आज दोनों का ही मन पढ़ाई करने का नहीं था। मस्ती मजाक शुरू हुआ तो कमरे में अंधेरा करके प्लानचेट शुरू हुआ और इसमें वक्त ऐसे बीता कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान लगा तो श्रद्धा के बजते हुए फोन से घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6:30 बज चुके थे और उसे पता था कि आज घर पे बहुत झाड़ पड़ने वाली है। श्रद्धा क्लास 12 की स्टूडेंट थी और इस दुनिया में उसकी फिक्र करने वाले सिर्फ उसके डैड ही थे, जिनकी चिंता लाजमी थी। घर में घुसते के साथ ही उसके डैड पंकज उस पर बरस पड़े तो श्रद्धा ने कहा कि मैं आकांक्षा के घर गई थी पापा, वहीं पर देर हो गई। और उसके बाद रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पंकज ने कंफर्म होने के लिए आकांक्षा को फोन किया तो आकांक्षा ने कहा, सॉरी अंकल, आज देर हो गई, आगे से नहीं होगा अंकल। पंकज ने भी सोचा कि बेकार ही उसने श्रद्धा को इतना डांट दिया। वो उससे बातचीत करने उसके कमरे में घुसा ही था कि श्रद्धा ने गुस्से से पंकज को घूरते हुए देखा और कहा, अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तुझे? इसके बताने के बावजूद तूने फोन करके पूछा तो खुद दोपहर में कहाँ था? बता दो तेरी बेटी को। पंकज श्रद्धा की इन बातों से अभी उबरा भी नहीं था कि श्रद्धा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पंकज ने श्रद्धा को उठाने की कोशिश तो की लेकिन नाकामयाब ही रहा। श्रद्धा को पंकज की लाख कोशिशों के बाद भी होश नहीं आया। उल्टे उसका शरीर आग की तरह तपने लगा और शरीर कांपना शुरू हुआ। फैमिली डॉक्टर को बुलाने पर उसने इमीडिएटली श्रद्धा को हॉस्पिटलाइज करने को कहा और बिना वक्त गवाए श्रद्धा को पंकज ने हॉस्पिटलाइज किया और अपनी ऑफिस से भी छुट्टी ले ली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे कम से कम 4-5 दिन सुपरविजन में रखना पड़ेगा। 4-5 दिन पूरा वक्त पंकज ने अपनी बेटी श्रद्धा के साथ बिताया और जब उसकी हालत बहुत हद तक सुधर चुकी थी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आया। घर लाने के बाद भी पंकज श्रद्धा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। शाम के वक्त जब श्रद्धा को हल्की नींद आ गई तो पंकज घर से बाहर गया कुछ सामान लाने। वापस आया तो सामान रखते ही सबसे पहले श्रद्धा को चेक करने उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजे के बाहर से उसने एक आवाज सुनी, तेरे पापा की वजह से मैं बर्बाद हो गई। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। पंकज ने दंदनाते हुए दरवाजा खोला और चिल्लाया, ये किससे बात कर रही हो तुम? श्रद्धा जब आकांक्षा के घर से देर से लौटी तो उसके डैड के चिल्लाने पर उसने एक अजीब सी आवाज में पंकज को जवाब दिया और उसके बाद बेहोश हो गई। तबीयत उसकी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हफ्ते भर के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वापस आने पर श्रद्धा के कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी जो कह रही थी, तेरे पापा की वजह से मैं बर्बाद हो गई। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। पंकज ने तुरंत दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोला, ये किससे बात कर रही हो तुम? श्रद्धा एकदम चौंक के पलटी। कमरे में टीवी चल रहा था। श्रद्धा बोली, पापा टीवी ही तो है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पंकज ने जवाब दिया, अरे नहीं, परेशानी नहीं है बेटा कोई। मुझे नहीं पता था कि तुझे भी ऐसे सीरियल्स पसंद है। तो चैनल चेंज कर ले, कुछ और देख ले। श्रद्धा एक बार फिर
उसी आवाज में बोली, क्यों? टीवी पर अपनी कहानी तुझे अच्छी नहीं लग रही? इस बात के बाद पंकज पलट के श्रद्धा का मुंह भी देखे। इससे पहले ही लाइट चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे श्रद्धा उठ के बाहर गई हो। श्रद्धा के पलंग से उठने के साथ ही किसी ने पंकज को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और पूरा पलंग अपने आप हिलने लगा। कोई उसके बालों को पकड़कर जोर से खींच रहा था और इस कमरे में सुनाई दे रही थी सिर्फ श्रद्धा की आवाज। पंकज चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था, मानो जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा। छटपटाते हुए वो ऐसी हालत में आ पहुंचा था कि अब 1 सेकंड और होता तो शायद उसकी जान चली जाती कि ठीक तभी उसके ऊपर से वो सारे दबाव दूर हुए और कमरे की बत्ती भी वापस आ चुकी थी। पंकज को अपने सर के ऊपर कुछ खटपट सुनाई दी। ऊपर देखा तो कोई ऊपर से ठीक उसके ऊपर गिरा। अचानक हुए इस हादसे से पंकज जमीन पर गिर पड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पंकज को ठीक से दिखा तक नहीं। गिरते ही पंकज ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया कि उसको ये सब शायद उसका वहम लगा, क्योंकि उस वक्त वहां उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। और इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता, घर की डोरबेल बजी। पंकज ने जाकर सामने से दरवाजा खोला तो श्रद्धा रोते रोते बोली, आप बहुत बुरे हो पापा, मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही छोड़ के आ गए। उस दिन जब श्रद्धा स्कूल से देर से लौटी, उसके बाद से ही घर में उसके पिता पंकज और उसके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कभी श्रद्धा बेहोश हो जाती तो कभी उसकी आवाज एकदम से बदल जाती। बात एकदम से तब बढ़ गई जब लाइट जाने पर श्रद्धा कमरे से बाहर गई और पंकज के साथ हुई अब तक की सबसे अजीबोगरीब घटनाएं, जो अचानक से तब बंद हुई जब लाइट वापस आई और साथ ही घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने रोती हुई श्रद्धा खड़ी थी और कह रही थी, आप बहुत बुरे हो पापा, मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही छोड़ के आ गए। पंकज जैसे आसमान से गिरा हो। अभी तक तो श्रद्धा उसके साथ बैठी थी, इसलिए उसने कहा, ये क्या गंदा मजाक है श्रद्धा, अभी तो मेरे साथ में बैठी थी तुम। अपने पिता का ये रवैया सुन श्रद्धा और जोर जोर से रोने लगी और सीधा अपने कमरे में जाके उसने दरवाजा बंद किया। बाहर आ रही थी तो बस श्रद्धा के रोने की आवाज। पंकज उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक गया और दरवाजा खटखटा के बोला, श्रद्धा बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा पता नहीं 2 हफ्ते से ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। श्रद्धा बेटे तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, प्लीज दरवाजा खोलो। और इतना कहते कहते पता नहीं अचानक पंकज को क्या हो गया। अब उसकी आवाज बदलने लगी। रोता हुआ पंकज अब कह रहा था, ऐसा पाप किसी को ना मिले। पाप नहीं, राक्षस है ये, राक्षस। कभी पंकज की आवाज आती तो कभी किसी और की। बेटा मैं बुरा हूं, मैं अच्छा बाप नहीं हूं बेटा। तुझसे बुरा बाप और हो ही कौन सकता है? हाँ? कमरे के अंदर बच्चे का श्रद्धा का रोना बंद हो गया था। वो ये सब सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। उसके बाद जब पंकज की आवाज बंद हो गई
तो उसने हल्का सा दरवाजा खोला। पंकज दरवाजे के पास बेहोश पड़ा हुआ था। श्रद्धा ने पानी के छींटे मारे और पंकज को उठाने की कई कोशिश करी। जब उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई तो श्रद्धा रोती भागती हुई घर के बाहर पड़ोस से 1-2 लोगों को बुलाकर लाई। जब उनके साथ वो अपने घर में लौटी तो आकर देखा पंकज किचन में खाना बना रहा था और उसे देखते ही बोला, अरे तू आ गई आकांक्षा के घर से पढ़ के, जल्दी से नहा लो। तो बेटा मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया आज, बैंगन का भरता और पराठे, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। जिस दिन से श्रद्धा स्कूल से घर देर से लौटी उस दिन से उसके पापा पंकज और उसकी जिंदगी का हाल बुरा हो गया था। कभी आवाज बदल जाती तो कभी खुद को मारने लगते, कभी बेहोश पंकज दोबारा देखने पे खाना बनाता हुआ दिखता। श्रद्धा वहां मूर्ति की तरह बस खड़ी रही। पंकज ने पड़ोसियों को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और श्रद्धा बीमारी की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए उसने देखा कुछ और बोला कुछ। सब कुछ नॉर्मल देखकर पड़ोसी उस घर से बाहर चले गए। श्रद्धा और पंकज के बीच कुछ मिनटों की खामोशी के बाद बातचीत शुरू हुई। श्रद्धा ने कहा, पापा ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में, मेरे साथ, आपके साथ? पंकज के पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन बेटी के सवाल का कोई तो जवाब देना था। इसलिए उसने कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। इतने सालों से तो सब कुछ ठीक था बेटा, पर अचानक ये सब कहां से कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पंकज की बात के खत्म होने के बाद श्रद्धा ने कहा, पापा एक्चुअली उस दिन जब मैं आकांक्षा के घर से देर से लौटी थी ना, हम लोग उस दिन ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे थे। वहां पे हम एक्चुअली ऐसे ही प्लानचेट कर रहे थे। आपके फोन कॉल से हमने ना प्लानचेट बीच में ही छोड़ दिया था। कहीं हमसे किसी का पुराना कुछ लेना देना तो नहीं है जो ये सब हमारे साथ हो रही है? ये बात सुनते ही जैसे पंकज को किसी ने नींद से जगाया हो। उसे जैसे सब कुछ पता था, लेकिन अभी तक शायद चुप रहा हो। उसने देखा कि आज बता देना बेहतर है, वरना कल तो श्रद्धा को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। पंकज ने श्रद्धा को बताना शुरू किया, बेटा बात ये तब की है जब तुम पैदा हुई थी, और उसके बाद तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि 3 महीने के बाद ही उनकी मौत हो गई। उसकी मौत से मुझ पर सारी तुम्हारी जिम्मेदारियां आ गई थी। तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने एक नर्स रखी थी, और क्या पापा? हम दोनों के बीच एक रिलेशनशिप तैयार हो गया था जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और कुछ दिन के बाद में खबर आई कि अकेलेपन में उसने अपनी जान दे दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शायद कभी अपने आप को इस गलती के लिए माफ न कर पाऊं। तो मुझे माफ कर सकते ना, तुम्हारा बाप गलत नहीं, बस एक ही गलती हुई थी मुझसे। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पंकज की बात खत्म होने के बाद एक खामोशी सी छा गई थी पूरे कमरे में। उस खामोशी को 5 मिनट के बाद तोड़ा घर की डोरबेल ने। बाहर श्रद्धा की वो दोस्त आकांक्षा खड़ी थी जिसके घर पे प्लानचेट हुआ था, और आकांक्षा ने श्रद्धा से बताया कि उसके घर में बड़ी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, और शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्लानचेट अधूरा ही छोड़ दिया था। दोनों वापस गए और प्लानचेट शुरू हुआ।
जिस आत्मा को उन्होंने इस दुनिया में बुलाया था, वो आत्मा आज जब प्लानचेट खत्म हुआ तब वापस अपनी दुनिया में चली गई। उसके बाद से आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन एक राज जो पंकज ने बताया, उसने श्रद्धा और पंकज के बीच सब कुछ गलत कर दिया। आकांक्षा की माने तो प्लानचेट के द्वारा जो आत्मा आई थी उसका उस नर्स के साथ में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके पिता के मन में एक चोर बसा हुआ था जिसने डर के मारे अपने सारे राज श्रद्धा के सामने उजागर कर दिए। आज की तारीख में श्रद्धा और उसके पिता दोनों साथ हैं, लेकिन साथ रह के भी दोनों के बीच सिर्फ खामोशियां हैं। तन्मय रोज की तरह मेडिकल शॉप पे पहुंचा और रोज की तरह उस आदमी को देखा जो रोज उसकी मेडिकल शॉप के सामने वाली हॉस्पिटल की दीवार पे कभी ईंट हाथ में लेके मारता था, तो कभी फोन पे बात करने जैसी हरकतें करता। रिचार्ज डन। यस। हेलो 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 हेलो। उसने दुकान के मालिक से पूछा, मालिक ये है कौन? सुनकर मुकेश ने उसको उस आदमी की कहानी बतानी शुरू की। ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसी हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। कॉलेज के हॉस्टल में ना रहकर उसने अकेले ही रहने की सोची ताकि पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो सामने जो नीली बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में रहने आया था ये, और जिस कमरे में रहता था वो अब पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। इसने यहां आकर एक नया सिम लिया और घर का सारा जरूरी सामान लेकर जब घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। उसने अपने फोन में सिम कार्ड लगाई और अपने गांव से ही आए हुए एक दोस्त जो हॉस्टल में रह रहा था उससे बात करते हुए कमरे से बाहर जैसे ही हॉल में गया तो फोन पे उसके दोस्त की आवाज कटने लगी और फिर फोन से नेटवर्क भी चला गया। लगभग उसी वक्त घर की बत्ती भी ऑफ हुई। मोबाइल पे टॉर्च चलाने की जब मयंक कोशिश कर रहा था तो उसके फोन पर पानी की एक बूंद गिरी। ऊपर देखा तो एक आदमी सीलिंग फैन पे बैठा हुआ था और नीचे मयंक को देखकर मुस्कुरा रहा था। मयंक चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर भागा। उसकी आवाज सुनकर आस-पास के कुछ लोग दौड़े दौड़े आए और अंदर देखा तो अंदर वहां कोई नहीं था। मयंक स्टूडेंट तो साइकोलॉजी का था। उसे ब्रोकर और मकान मालिक के अलावा सभी ने कहा था कि इस फ्लैट में बहुत प्रेत की कुछ दिक्कतें हैं। कोई भी यहां 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। जैसे ही सब पड़ोसी वहां से चले गए उसने तुरंत दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद कर दी और लाइट भी लगभग तभी आई। उसने हॉल के पंखे को ऑन किया और रेगुलेटर पर एक एक करके स्पीड बढ़ाता और कम करता गया तब तक जब तक उसे तसल्ली नहीं होगी। मयंक को याद आया कि उसने फोन कमरे में रखा हुआ है। फोन उठाया तो देखा कुछ मैसेजेस आए हुए थे। रिप्लाई करते हुए मयंक कमरे से वापस हॉल में आया कि तभी फोन का नेटवर्क गायब हुआ और तभी एक शोर की आवाज भी आई। मुकेश तन्मय को सड़क पे बैठे पागल हो चुके साइकोलॉजी के स्टूडेंट मयंक की कहानी बता रहा था। उसने बताया कि कैसे मयंक अपने दोस्त को उसके मैसेज का रिप्लाई करते हुए जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आया तो पहले तो फोन का नेटवर्क गायब हुआ और उसके बाद एक जोरदार आवाज हुई। हॉल में अंधेरा था
इसलिए मयंक को कुछ दिखाई नहीं दिया कि आखिरकार गिरा क्या था। लाइट जलाई तो देखा कमरे का पंखा गिरा पड़ा है। अकेले उस पंखे को लगा पाना मयंक के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने पंखे को उठाया और एक कोने में रख दिया, ये सोच के कि सुबह मिस्त्री को बुलाकर फिक्स करवा लेगा। पंखे को एक कोने में रखकर मयंक ने हॉल की बत्ती बुझाई और जैसे ही कमरे की ओर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया कि पीछे से एक आवाज आई। पीछे देखा तो पंखा अपनी जगह पर से थोड़ा आगे था। मयंक ने ध्यान ना देते हुए कमरे की ओर जाने के लिए जैसे ही दूसरा कदम आगे रखा कि फिर से जमीन पर किसी चीज के घिसने की आवाज आई। पलट के देखा तो पंखा अब अपनी जगह से थोड़ा और आगे था। मयंक के समझ में आ चुका था, इसलिए वो दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजा बंद किया वो पंखा घिसता हुआ आया और सीधे दरवाजे पर जोर से लगा। उस घटना के बाद पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ और मयंक को भी 1 घंटे के बाद चैन की नींद आ गई। आंख खोली तो सुबह के 7 बजे थे। मयंक ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा पंखा ठीक अपनी जगह छत पे ही लगा हुआ था। साइकोलॉजी के स्टूडेंट मयंक को लगा कि कल रात जो हुआ शायद वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी। मयंक सोच में डूबा, ब्रश कर ही रहा था कि कमरे में रखा उसका फोन बजा। ब्रश करते करते ही वो कमरे में गया और फोन उठाकर बात करते हुए कमरे से निकलकर हॉल में आया। हेलो। अरे हॉल में आते के साथ ही फोन से नेटवर्क गायब हुआ और साथ ही डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो कोई और नहीं बल्कि वही दोस्त था जिससे अभी अभी फोन पे बात हो रही थी। उसे कमरे में ले गया मयंक और दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे कि दोस्त उठकर बाथरूम में गया, पर तभी मयंक का फोन बजा। उसी दोस्त का था जो बाथरूम में गया था। मयंक के जीनियस से पागल होने की कहानी तन्मय को उसकी दुकान में काम करने वाला मुकेश बता रहा था। उसने बताया कि कैसे मयंक का दोस्त उसके घर आया हुआ था। उसी दोस्त के बाथरूम जाने के बाद मयंक का फोन बजा। उसी दोस्त का था जो बाथरूम में गया था। फोन उठाकर मयंक ने कहा, अबे पागल हो गया क्या, बाथरूम से क्यों फोन कर रहा है? दोस्त ने जवाब दिया, पागल तो तू हो गया है, मैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लाइन कट गई थी इसीलिए दोबारा फोन किया है, बेवकूफ। मयंक ने फोन काटा नहीं। दोस्त भी उधर से बोलता रहा, हाँ हेलो, अरे मयंक, हेलो हेलो मयंक, हेलो मयंक। अरे मयंक, हेलो तबे पाँव हेलो चुपचाप बाथरूम की तरफ गया। हेलो, अरे मयंक, बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था और अंदर से एक आवाज आ रही थी। अंदर देखा तो बाथरूम खाली पड़ा था। मयंक का दोस्त हाँ हेलो, सचमुच वहां नहीं था। मयंक ने कांपते हुए हाथों से पानी के नल को बंद किया और पसीना पहुंचते हुए बाहर आया। नजर फोन पे गई तो उसका दोस्त अभी भी लाइन पे था। अरे मयंक, हेलो हेलो मयंक, हेलो। अपने दोस्त से बात करते करते मयंक कमरे से निकलकर जैसे ही हॉल में आया, हेलो, फोन से नेटवर्क गायब हुआ अरे और सुनाई दी एक आवाज, वो आवाज धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर जा रही थी। मयंक ने अपने घर का दरवाजा खोल के देखा तो आवाज
एक एक सीढ़ी से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। छत पर लगा ताला खोल के मयंक छत पे गया तो देखा एक मजदूर छत पे बने मोबाइल टावर पे चढ़ा काम कर रहा था। मयंक ने ऊपर उसे देखते हुए चिल्ला के पूछा, भैया आप छत पे कैसे आए? यहां तो ताला लगा हुआ था। उस मजदूर को न जाने क्या हुआ, उसने 12 माले की उस बिल्डिंग की छत पे बने उस मोबाइल फोन के टावर से नीचे छलांग लगा दी। मयंक दौड़ के रेलिंग तक गया और नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई लाश ना खून। मयंक भाग के नीचे पहुंचा पर वहां भी उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले कि मयंक अब तक हुए हादसों से अपना होश संभाल पाता कि उसके सिर पर आकर कुछ गिरा। सर में हाथ लगा के देखा तो खून ही खून बह रहा था। तुरंत ही आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ऊपर सर उठा के देखा तो धुंधला सा वही मजदूर छत पे मुस्कुराता हुआ मयंक को दिखाई दिया। साइकोलॉजी के ब्रिलियंट स्टूडेंट मयंक की जिंदगी में हुई एक ऐसी उथल पुथल जिससे वो पागल हो गया। ये कहानी मुकेश अपने मेडिकल शॉप में काम करने वाले तन्मय को बता रहा था। उसने बताया कि मयंक के सर पे हथौड़ी से चोट लगने के बाद मयंक की आंख सीधे हॉस्पिटल में ही खुली। वो जानता था वहां किसी को कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उसे ही पागल समझेंगे। वो इन सब से बचने के लिए घर छोड़ने और हॉस्टल लेने की बातें सोच ही रहा था कि उसके बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई। मयंक ने नीचे देखा तो वही मजदूर नीचे बैठा हथौड़ी से ऊपर बेड पे मार रहा था। मयंक को देखते के साथ ही वो हंसा और उसका हाथ पकड़ के जोर से उसने खींचा। आसपास हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद सभी ने देखा कि मयंक अपने आप चिल्लाता हुआ खाली बेड से नीचे गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। छोड़ छोड़। सबने देखा छोड़ मुझे। कि मयंक चीख चिल्ला रहा है, लेकिन क्यों और किस पर ये किसी को नहीं दिखा। वो मजदूर सिर्फ मयंक को दिखाई दे रहा था। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे संभाला और इंजेक्शन देकर उसे शांत किया। शाम तक उसकी हालत में बहुत सुधार था और उसने जिद लगा ली कि वो अब एकदम ठीक है और जल्द से जल्द वो घर जाना चाहता है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कहा कि कम से कम उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही बिताने पड़ेंगे और उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। रातों रात मयंक हॉस्पिटल से भाग गया और पहुंचा सीधा अपने घर। मयंक का दिमाग बहुत तेज था। उसे अंदाजा लग चुका था कि उसके साथ घटनाएं तभी हुई हैं जब वो अपने कमरे से हॉल में गया और उसके फोन से नेटवर्क गायब हुआ। इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहें या कुछ और। मयंक ने घर में घुसने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ किया और फिर घर में घुसकर पहले मेन डोर अच्छे से लॉक किया और उसके बाद अपने कमरे में घुसकर फोन ऑन किया और अपने दोस्त को फोन करके अब तक घटी सारी घटना विस्तार से बताई। उसका दोस्त मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और उसने कहा, यार तू भी ना अजीब आदमी है। साइकोलॉजी का स्टूडेंट होके क्या बकवास कर रहा है। मेरी बात मान, मुझसे फोन पे बात करते करते हॉल में जा, देख कुछ नहीं होगा। दोस्त के उकसाने पर मयंक हॉल में गया। इस बार फोन का नेटवर्क तो गायब नहीं हुआ, पर मयंक के दोस्त को फोन पर सुनाई दी कई आवाजें। अरे छोड़ मुझे। हेलो मयंक, क्या हुआ? मयंक तू ठीक है? छोड़।
क्यों मेरा पीछा कर रहे? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दौड़ा दौड़ा उसका दोस्त मयंक के घर पे आया तो दरवाजा बंद था। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़वाया गया। मयंक जमीन पर बेहोश पड़ा था और घर की दीवार पर लिखा था, यहां दोबारा मत आना। उस दिन के बाद से यह लड़का पागल हो गया है। कोई नहीं जानता कि उस रात उस हॉल में मयंक के साथ क्या हुआ था, लेकिन इतना सब जरूर जानते हैं कि टॉप फ्लोर का वो घर जहां मयंक रहता था, पहले वहां कुछ मजदूर रह रहे थे जो घर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगा रहे थे। उस काम के दौरान ही एक मजदूर की टावर से गिर के मौत हुई थी और तब से लोगों ने उसके वहां होने के एहसास को महसूस किया है। लगता है नेटवर्क फिर से चला गया। अरे हेलो हेलो, The number you have dialed is not in service at this time. सत्येंद्र की ड्यूटी आज से मॉल की सिक्योरिटी में लगनी थी। सिक्योरिटी एजेंसी में उसे 5 साल हो गए थे। दिलेर और बहादुर होने के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता था, इसलिए आए दिन उसकी ड्यूटी चेंज होती रहती थी। इस मॉल में उसे नाइट शिफ्ट दी गई क्योंकि रात को वहां जब लोग ही नहीं होंगे तो झगड़े होने का कोई चांस ही नहीं होगा। सत्येंद्र के साथ उस रात नाइट ड्यूटी पे था के यादव, जिसने सत्येंद्र से कहा, यहां रात को बहुत कुछ होता है, कुछ सुनाई और दिखाई दे तो दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र ने भी हंस के कहा, हाँ क्यों नहीं। सत्येंद्र अपनी जगह पे बैठा बैठा झपकियां ले रहा था। इस वक्त घड़ी में करीबन 1 बजे थे कि तभी लिफ्ट अपने आप ऑन हुई और ऊपर जाने लगी। सत्येंद्र को जो कुछ भी बताया गया था वो सब भुला के सत्येंद्र अपनी जगह से उठा और उसने लिफ्ट का लीवर बंद कर दिया। वो वापस आके बैठा ही होगा कि बगल में टीवी की शोरूम के बाहर में रखा बड़ा सा टीवी अपने आप चलने लगा और उसके बाद उस शोरूम के सारे टीवी एक एक करके चलने लगे। सत्येंद्र दौड़ता हुआ गया और उस शोरूम का एमसीबी गिरा के उसने पावर काट दी। अब सत्येंद्र ऐसे आकर अपनी चेयर पे बैठा जैसे कोई जंग उसने जीत ली हो। बैठे बैठे सत्येंद्र चेयर पे ऊंघ ही रहा था कि इस बार उसके सर के ऊपर वाला एस्केलेटर चालू हो गया। पूरे मॉल में इस वक्त सिर्फ सत्येंद्र और उसका साथी ही थे और साथी दूसरे कोने में बड़े मजे से सो रहा था और खर्राटों की आवाज यहां तक आ रही थी। गुस्से में सत्येंद्र फिर से उठा। इस बार उसने एस्केलेटर का बटन ऑफ किया और लगा दनादन उसकी सीढ़ियां चढ़ने। वो अभी कुछ 10 या 12 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि उसका पैर किसी ने पकड़ा और उछाल के उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सत्येंद्र के सर पे बहुत जोर की चोट लगी थी। अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई इंसान होता तो शायद सत्येंद्र उसका खून ही कर देता। वो गुस्से में एस्केलेटर की सीढ़ियों पे भागते भागते ऊपर तक गया, फिर नीचे वापस आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर जाके रुक के खड़ा हो गया। थक के हाँफ रहा था और चेहरे पर हंसी ऐसी मानो जैसे फिर से उसने कोई जंग जीत ली हो। और ठीक उसी वक्त उसके सर के ठीक ऊपर वाले एस्केलेटर के शुरू होने की आवाज आई। सत्येंद्र की ड्यूटी शहर के उस मॉल में थी
जहां उसके साथी नाइट गार्ड के यादव ने बताया कि यहां रात को बहुत कुछ होता है। कुछ सुनाई और दिखाई दे तो दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सचमुच देर रात लिफ्ट, टीवी और एस्केलेटर अपने आप चले तो सत्येंद्र से रहा नहीं गया। फर्स्ट फ्लोर का एस्केलेटर जब सत्येंद्र ने बंद किया तो अब सेकंड फ्लोर के एस्केलेटर के चलने की आवाज आई। दौड़ता हुआ सत्येंद्र जब वहां गया तो एस्केलेटर तो नहीं चल रहा था, पर बाथरूम का दरवाजा उसने दूर से ही खोलता हुआ देखा और बाथरूम के अंदर लगी लाइट बार बार जल बुझ रही थी और एक अजीब सी आवाज कर रही थी। सत्येंद्र बाथरूम तक पहुंचा और उस लाइट को देख ही रहा था कि वो लाइट जरूरत से ज्यादा ही तेज आवाज करके अचानक से फट गई। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। सत्येंद्र ने वॉकी टॉकी पर अपने साथी नाइट गार्ड को इंफॉर्मेशन दी कि सेकंड फ्लोर के बाथरूम की लाइट चली गई है, वो जल्द से जल्द वहां रिप्लेसमेंट लेकर आए। उसके साथी ने कहा, यह काम हमारा नहीं है, इलेक्ट्रीशियन का है, और अगर तुझे ज्यादा खुजली है तो गोडाउन से लाइट निकाल कर लगा दे। सत्येंद्र बाथरूम से बाहर निकला और लाइट लेने गोडाउन में गया। गोडाउन में अंधेरा था और सत्येंद्र का पहला दिन था, इसलिए उसे ठीक से मालूम नहीं था कि लाइट का स्विच कहां है। तो दीवार पर ऐसे ही हाथ फेराकर स्विच खोज रहा था कि लाइट अपने आप ऑन हुई। सत्येंद्र ने देखा कि स्विच उसके हाथों से बहुत दूर था, तो फिर बत्ती कैसे ऑन हुई? वो ये सोच ही रहा था कि उसका ध्यान उस आवाज की तरफ गया जो उसने बाथरूम में भी सुनी थी। बाथरूम में अंधेरा था, इसलिए वो कुछ देख ना पाया। यहां तो रोशनी थी। उसने स्टोर रूम का कोना कोना छान मारा, पर वो आवाज कहां से आ रही थी कुछ पता न चला। सत्येंद्र ने इन सब से अपना ध्यान हटाया और स्टोर रूम से नई लाइट निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था जब उसने दरवाजे को अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखा। और एक बार फिर ठीक जैसे बाथरूम की बत्ती गुल हुई थी, वैसे ही स्टोर रूम की बत्ती गुल हुई। ये सब देखकर भी सत्येंद्र जरा सा भी नहीं डरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और सर पर इतनी जोर से मारा कि सत्येंद्र वहीं बेहोश हो गया। जब सत्येंद्र की आंख खुली तो उसने खुद को बाथरूम में पाया और बाहर निकलकर देखा तो ये सेकंड फ्लोर का बाथरूम था। कई सवाल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। पहला कि वो यहां कैसे पहुंचा, और दूसरा कि बाथरूम की लाइट अपने आप कैसे ठीक हो गई। सत्येंद्र इस मॉल में नाइट ड्यूटी कर रहा था और ये उसकी पहली रात थी यहां। सत्येंद्र सेकंड फ्लोर की बाथरूम की खराब हो चुकी लाइट को नई लाइट से रिप्लेस करने के लिए नई लाइट लेने गोडाउन में गया। गोडाउन में घुसने के बाद दरवाजा अपने आप उसकी आंखों के सामने बंद हुआ और अंधेरे में किसी ने उसके सर पे जोर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को सेकंड फ्लोर के बाथरूम में पाया, जिसकी लाइट अपने आप ठीक हो चुकी थी।
सत्येंद्र ने बाथरूम में घुस के इधर उधर देखी। फिर उसकी नजर गई आईने में। उसके सर से इतना खून बह रहा था कि पूरी गर्दन और कपड़े खून से भर गए थे। और साथ ही बाथरूम में भी थी वही आवाज। उसने फर्स्ट एड के लिए अपने साथ काम करने वाले नाइट गार्ड को वॉकी टॉकी पर मैसेज दिया तो सामने से वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई, बेटा तू ठीक तो है ना? ये आवाज सत्येंद्र की मां की थी। उसने तुरंत रात के करीबन 3-3:30 बजे अपनी मां को फोन मिलाया। मां ने तुरंत फोन उठाया और बोली, कितनी बार कहा है नाइट ड्यूटी मत लिया कर, चिंता लगी रहती है। सर की चोट कैसे लगी? कुछ दवा वगैरह लगाई या नहीं? वो तो अच्छा हुआ कि तेरे दोस्त ने फोन करके बता दिया, वरना सवेरे ही पट्टियां लगी हुई दिखती। सत्येंद्र ने अपनी मां को समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद फोन रखकर सीधे नीचे पहुंचा और अपने साथी नाइट गार्ड के यादव को जगाकर पूछा कि तूने कब फोन किया मेरे घर पर? सत्येंद्र का सवाल सुनकर वो बोला, भाई आज तेरा पहला दिन है। मुझे तेरा नंबर नहीं मालूम, तेरे घर पे मैं कैसे फोन कर दूंगा यार। और उसके बाद करवट बदलकर वो वापस सोने लगा। सत्येंद्र की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्या था। सत्येंद्र फर्स्ट एड बॉक्स लेने उसी स्टोर रूम के पास गया जहां उसके सर पे चोट लगी थी। स्टोर रूम का दरवाजा खुला पड़ा था। इसके पहले कि सत्येंद्र स्टोर रूम के अंदर घुसता, अंदर से एक डब्बा सरकते हुए आया और उसके पैरों से टकराया। सत्येंद्र ने झुककर देखा तो ये फर्स्ट एड बॉक्स था और स्टोर रूम का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हुआ। कोई था जो नहीं चाहता था कि सत्येंद्र इस वक्त उस स्टोर रूम में घुसे, लेकिन अब तक इतना कुछ देख और सह चुके सत्येंद्र की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम का दरवाजा खोल अंदर घुस गया। सत्येंद्र की पहली रात थी इस मॉल में एज अ नाइट गार्ड और पहली ही रात उसके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उसके सर पे बहुत जोर चोट लगी थी। वो जैसे ही स्टोर रूम की तरफ गया फर्स्ट एड बॉक्स लेने, तो किसी ने सामने से फर्स्ट एड बॉक्स सरका के दिया और स्टोर रूम का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हुआ। सत्येंद्र से रहा नहीं गया। उसने दरवाजा खोला और स्टोर रूम के अंदर घुस गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सत्येंद्र ने देख रखा था कि स्विच कहां पर है। उसने अंधेरे में ही दीवार पर हाथ फिराकर स्विच तो ऑन किया, पर लाइट नहीं जली, बस आ रही थी तो एक आवाज। सत्येंद्र ने यह आवाज जिस तरफ से आ रही थी उस ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो उस आवाज के नजदीक जा रहा था उसे और भी कई आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई वहां पर था। सत्येंद्र ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन किया तो उसे कोई साफ तौर पर वहां खड़ा दिखाई दिया। उसने पीछे से ही आवाज लगाई, कौन है वहां पे? पर उसके इस सवाल का उसे कोई जवाब नहीं मिला। कपड़े देखकर लग रहा था जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है। सत्येंद्र जब उसके नजदीक गया तो देखा उसका दोस्त के यादव, जो आज रात उसके साथ यहां नाइट ड्यूटी कर रहा था, वही वहां पर खड़ा है। सत्येंद्र ने बार बार उसे आवाज लगाई, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने सत्येंद्र के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया इतनी रात। हेलो। और अपनी जगह से हिला भी नहीं। सत्येंद्र को लगा शायद नींद में चलते चलते वो यहां पहुंच गया है और अभी भी नींद में ही है, इसलिए सत्येंद्र के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा।
सत्येंद्र ने उसे पकड़ के झकझोरने की कोशिश करी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। सत्येंद्र ने अपना होश संभाला और तुरंत वहां से भागते हुए उस जगह गया जहां पर के यादव पहले सोया हुआ था, पर वो वहां भी नहीं था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। उसने तुरंत अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में फोन किया और बताया कि कल रात उसके साथ नाइट ड्यूटी पर जो गार्ड था वो बहुत ही अजीब है। सामने से आवाज आई, तुम्हारे साथ कल नाइट ड्यूटी पे जो गार्ड काम पे आने वाला था वो तो तबीयत खराब होने के कारण काम पे आया ही नहीं। सत्येंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कल रात उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड था नाइट ड्यूटी में। नाम पूछने पर उसने बताया, के यादव, इसी नाम का सिक्योरिटी गार्ड था मेरे साथ। कुछ देर चुप रहने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि के यादव की मौत तो 2 साल पहले उसी मॉल में नाइट ड्यूटी के दौरान हुई थी। सत्येंद्र के लिए यह सब कुछ समझ से परे था, क्योंकि उसने कल रात के यादव के साथ यहां नाइट ड्यूटी करी थी। उसने अपनी ड्यूटी इमीडिएटली चेंज करवा ली। कुछ दिन बाद आशुतोष की उस मॉल में नौकरी लगी। आशुतोष की यह पहली रात थी और उसके साथ ही नाइट गार्ड ने उसे बताया, यहां रात को बहुत कुछ होता है, कुछ सुनाई और दिखाई दे तो दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष की नजर उसके साथी गार्ड के नेम प्लेट पर गई, जहां लिखा था के यादव। मीरठ की इस कोठी में धर्मेश पाठक, उनकी बीवी मीरा और बेटे सोनू को शिफ्ट हुए 2 ही दिन हुए थे। धर्मेश को देर रात एक आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी मीरा से पूछा कि क्या उससे कोई आवाज सुनाई दे रही है। मीरा ने बहुत कोशिश की पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। धर्मेश को कौवों की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। धर्मेश ने घर के इधर उधर अगल बगल सब जगह देखा, पर उसे रात के उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस सुनाई दे रही थी तो कौवों की आवाज। वो आवाजें काफी देर तक आती रही, पर इस बार धर्मेश ने उन सबसे अपना ध्यान हटाया और सोने को चला गया। अगले दिन सुबह उठकर जब धर्मेश अपनी कोठी के छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था, तो एक अजीब सी दुर्गंध उसके मन में घबराहट पैदा कर रही थी। छत पर पहुंचकर उसने जो कुछ भी देखा वो तो एक धर्मेश के पैर जमीन से ही जम गए। पूरी छत पर कौवे ही कौवे मरे पड़े थे। छत पे इतने कौवों की लाशें थी जैसे छत पे कोई काली परत चढ़ी हो, और कुछ कौवे वहां छत पर बैठे आवाज कर रहे थे। धर्मेश एक सीधा साधा ऊपर वाले से डरने वाला इंसान था। उन्होंने तुरंत इलाके के एक नामी पंडित जी को बुलाया, जो समय की कमी की वजह से देर शाम तक ही आए। धर्मेश की पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया। छत पर उन्होंने कौवों की लाश देखी, और जब छत से नजर बगल वाली कोठी पे गई तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर वहीं अटक गई। उन्होंने धर्मेश की छत से ही देखकर बताया, आपके घर से कचरा फेंका गया है बगल वाली कोठी में, और उसी कारण कोई आपकी इस कोठी में आया है।
क्योंकि आपने किसी के रहने के स्थान को गंदा किया है। जवाब में धर्मेश ने कहा, पर वो कोठी तो सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। पंडित जी ने जवाब में कहा, जरूरी नहीं इस दुनिया की हर चीज आपको दिखाई दे, क्योंकि इस दुनिया के उस पार भी एक दुनिया है। जल्द से जल्द आप अपने घर में पूजा करवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की ही होगी कि खिड़की पे एक आवाज हुई। धर्मेश समझ गया था कि देर करने में खतरा है। वो तुरंत बाजार गया और अगले दिन होने वाली पूजा के लिए सारा सामान वगैरह खरीद कर लौटते लौटते अंधेरा घिरने लगा था। धर्मेश जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते जा रहा था और घर में घुसने से ठीक पहले घर के दरवाजे पर 3-4 कौवे आकर गिरे और छटपटाने लगे। धर्मेश के घर में अचानक ही अजीब सी चीजें हो रही थी। पहले देर रात उसे कौवों की आवाजें सुनाई दी, फिर सुबह देखा तो पूरे छत पे कौवों की लाशें जमा थी। पंडित जी ने बताया कि धर्मेश के घर से उस बंद पड़ी कोठी में कचरा फेंका गया है और आपने किसी के निवास स्थान को गंदा किया है, इसलिए वो ताकत अब आपके घर में आ चुकी है। पूजा के लिए जब सामान लेकर शाम को धर्मेश लौटा तो उसके कदमों के सामने गिरे कुछ कौवे जो उसके सामने ही तड़प तड़प के मर गए। धर्मेश घर में आया और सारा सामान रखकर जल्दी जल्दी मीरा और अपने बेटे सोनू को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा। मीरा दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन सोनू नहीं। मीरा को पूरी बात बताते बताते अचानक धर्मेश को खटका लगा कि सोनू कहां है। सोनू को बहुत ढूंढा गया, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस और दोस्तों के घर खोजने के बाद भी वो नहीं मिला तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट लिखाई गई। मीरा का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। धर्मेश भी परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहां जाए। खिड़की पे बैठा धर्मेश अपनी किस्मत को कोस रहा था कि बगल की कोठी से एक आवाज आई। धर्मेश ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो सोनू के चिल्लाने की आवाज के साथ साथ पड़ोस वाली कोठी में सोनू एक कमरे में बंद दिखाई दिया। सोनू के इस कदर चिल्लाने की आवाजें सुनकर ही धर्मेश की आंख खोली। आंख खोली तो वो पसीने से तरपतर था। धर्मेश ने शायद कोई बुरा सपना देखा था, पर धर्मेश को जैसे लगा कि हो न हो सोनू वहीं मिलेगा और मीरा को बिना बताए चुपचाप देर रात उठकर पड़ोस के उस पुरानी खाली पड़ी कोठी में घुस गया। वहां पहुंचा तो अंधेरे में एक धीमी सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अंदर गलियारे में चल के आखिरी कमरे की तरफ चलते चलते जब धर्मेश 1 सेकंड को रुका तो जैसे उसके पैर के ऊपर से कुछ रेंगता हुआ गया। टॉर्च की रोशनी में अपने पैरों के ऊपर से धर्मेश ने एक सांप को रेंग कर आगे जाते हुए देखा। टॉर्च की ही रोशनी में जब नजर बाकी की दीवारों पर गई तो पूरे मकान में सांप लटके हुए थे। सोनू किस हाल में होगा, सोच सोच कर धर्मेश हर पल और ज्यादा परेशान हो रहा था। इन सांपों से बचते बचते धर्मेश जरा आगे बढ़ा तो पूरे के पूरे चमगादड़ों की झुंडों से घेर लिया। हाथ पैर मारते मारते जब धर्मेश बढ़ा
तो देखा एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में सोनू वहां बैठा खेल रहा। धर्मेश की कोठी से उसके घर के बगल वाली कोठी में कचरा फेंका गया था जो सालों से बंद पड़ी थी। और उसके बाद शुरू हुई धर्मेश और उसके परिवार की जिंदगी में उथल पुथल। उसका बेटा सोनू अचानक गायब हो गया। कई दिक्कतों को पार करने के बाद धर्मेश को सोनू उस कोठी के कमरे में मिला तो वहां बैठा वो एक मोमबत्ती की रोशनी में खेल रहा था। सोनू ने पासा फेंका और पलट के धर्मेश को मुस्कुरा के देखते हुए बोला, आओ धर्मेश, बस एक चाल और। अगर सोनू जीत गया तो वो जाएगा, वरना यही रुक जाएगा। धर्मेश चुपचाप खड़ा देख रहा था क्योंकि ये ना तो सोनू की आवाज थी और ना ही सोनू की आंखें। सोनू ने अपनी चाल चली और उसके बाद वहां से उठकर बाहर की ओर जाने लगा। धर्मेश उसे रोकना चाहता था लेकिन उसके गले से ना तो आवाज निकल रही थी और ना ही धर्मेश अपनी जगह से हिल पा रहा था। धर्मेश समझ चुका था कि सोनू के बदले अब उसे वहां रुकना पड़ेगा। सोनू धर्मेश की आंखों के सामने चलते चलते बाहर निकला और अपने घर पहुंच गया। सोनू को देख सबके चेहरे पर एक चमक आ गई और सोनू एकदम चुपचाप था। सुबह तक घर में रात की मची अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब धर्मेश की खोज शुरू हुई। सोनू ने बस इशारे से बताया कि धर्मेश बगल वाली कोठी में है। सब लोग पड़ोस वाली कोठी में गए और हर एक कोने को छान मारा लेकिन इतनी बड़ी कोठी में उन्हें कहीं भी धर्मेश नहीं मिला। वापस घर लौटकर सब एक कोने में हताश होकर बैठे थे। पूजा कब शुरू हो, कैसे हो भी या नहीं, यही सब सोच रहे थे क्योंकि धर्मेश था ही नहीं। सब लोग परेशान बैठे थे और उधर सोनू ने मीरा को बताया कि धर्मेश उसी घर में बंद है। मीरा की परेशानी में अब आंसू भी जुड़ गए थे। रो रो कर मीरा का हाल बेहाल हो गया था और सोनू की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसे तेज बुखार चढ़ता जा रहा था। सबका ध्यान शाम होते होते तेज होती कौवों की आवाज की तरफ गई। कौवों की आवाज सुनकर सोनू ने छत की तरफ इशारा किया। कौवों की आती उस आवाज का पीछा करते करते सब लोग छत पे पहुंचे तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। छत पर धर्मेश पड़ा हुआ था और कौवे उसको नोच खसोट रहे थे। धर्मेश पूरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी पागलों की तरह हंस रहा था। धर्मेश, उसकी बीवी मीरा और बेटा सोनू पिछले 2 दिन अगर अपनी जिंदगी से मिटा सकते तो मिटा देना चाहते। उनके घर में पंडित जी के मुताबिक पड़ोस की कोठी में कचरा फेंकने के बाद किसी शक्ति ने उनके घर को अपना घर बना लिया था। कभी छत पर मरे हुए कौवों का मिलना तो कभी सोनू का गायब हो जाना। सोनू के मिलने के बाद धर्मेश गायब हो गया। जो मिला अपने ही घर की छत पर जहां कौवे उसे नोच रहे थे और वो पागलों की तरह हंस रहा था। किसी तरह उस पागलपन की हालत में
धर्मेश को वहां से नीचे ले जाया गया। अरे मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मुझे छोड़ दो। कमरे के अंदर इस जख्मी हालत में खून की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगी और धर्मेश बेहोश हो गया। जब धर्मेश की आंख खुली तो उसने अपने हाथ पैर बहुत मारे। अरे खोलो इसे। लेकिन हिल तक नहीं पाया, मुझे क्योंकि उसे बुरी तरह जंजीरों से बांध के रखा गया था। मीरा मैं पागल नहीं हूं। धर्मेश तड़प रहा था, मीरा इन जंजीरों को। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। सोनू लगातार उसकी तरफ उंगली से इशारा किए जा रहा था। धर्मेश से जब रहा नहीं गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं, सोनू को भूत ने पकड़ा है, मैं ठीक हूं। अरे क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सोनू की तरफ ध्यान दो। धर्मेश चिल्लाता भी तो कितना और कब तक, क्योंकि पूरे बदन में उसके चोटें ही चोटें थी। मीरा ये सब सुनते सुनते बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक बार वो धर्मेश को देखती तो एक बार सोनू को। थोड़ी देर बाद जब धर्मेश शांत हुआ तो मीरा ने पलट के देखा, सोनू वहां नहीं था। पूजा को बीच में ही रोक सोनू को ढूंढना शुरू किया सबने, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिला। धर्मेश ने चिल्लाते हुए कहा, मत करो मेरी बातों का विश्वास। सोनू कहीं और नहीं, बगल वाली कोठी में है, जाकर देख लो, वहां पे वही मिलेगा सोनू। और प्लीज मुझे भी ले चलो, मुझे खोल दो। धर्मेश ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे खोल दो, मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे यहां पर अकेला मत छोड़ो। मीरा के कहने पर धर्मेश को खोल दिया गया। धर्मेश आगे आगे गया और बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे। धर्मेश सीधा उस कमरे की ओर गया जहां कल रात को सोनू उसे बैठा हुआ मिला था। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोनू उस कमरे में एक मोमबत्ती के सामने बैठा खेल रहा था। पीछे से पंडित जी और रिश्तेदार भी वहां पहुंचे। पंडित ने बताया कि कुछ भी हो जाए पर पूजा यहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो सोनू की जान को खतरा हो सकता है। मंत्रों के उपयोग के साथ साथ शुरू हुआ सोनू का छटपटाना और चीखना, लेकिन ये चीख उसकी नहीं, किसी और की थी। और कुछ देर के बाद सोनू बेहोश हो गया। आज भी वो दिन याद करके धर्मेश और मीरा डर जाते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक कभी दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था।